घर में एक पार्टी का प्रोग्राम रखा गया था। ढेर सारे मेहमान आए हुए थे, डीजे पर नाच रहे थे। लेकिन परिवार के लोग, पिता और पत्नी अपनी बेटी को ऊपर के कमरे जमीन पर लेटाए हुए थे। फौरन पिता बाहर जाता है और बोलता है कि डीजे की आवाज़ थोड़ी ज़्यादा कर दो, क्योंकि जो बेटी की चीखें की आवाज़ें थी वो बाहर ना आ पाएँ, क्योंकि बाहर मेहमान थे और अंदर कमरे में और पिता पत्नी मिलकर और 2-3 लोग मिलकर कांड कर रहे थे। और बेटी जो होती है 18 साल की बेटी ज़मीन पर गिराकर उसके गले को दबाए हुए थे और चाकुए से हमला कर रहे थे। और कुछ ही देर बाद बेटी जो होती है मौत के घाट उसको उतार दिया जाता है। लेकिन सिर्फ हत्या नहीं होती है, बल्कि जो पार्टी का प्रोग्राम रखा गया था एक सातिराना प्लानिंग होती है। और फिर पिता अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपनी ही बेटी को टुकड़े कर देता है और उन टुकड़ों को एक तंदूर में, जो तंदूर भट्टी होती है उसमें डालकर उसको पकाते हैं और पकाया जाता है अच्छी तरीके से। जब टुकड़े पकने के बाद राख बन जाते हैं और फिर बेटी की जो राख बनती है उसको नदी में बहा देते हैं और किसी को भी कानों कान खबर नहीं लगती है, क्योंकि सबको यह पता था कि घर में पार्टी चल रही है। लेकिन पार्टी के आड़ में उस पिता ने अपनी बेटी की हत्या कर दी और उसको ख़त्म कर दिया। और 5 दिन के बाद सिर्फ एक गलती की वजह से पिता पकड़ा गया। जब पुलिस ने पकड़ा तो उससे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पिता ने अपनी पत्नी और परिवार के सब लोग ने मिलकर उसको बेटी की मौत के घाट क्यों उतारा। गलती ऐसी है कि कोई ऐसा गुनाह। और फिर जो पिता ने कहानी बताई, जो सातिराना प्लानिंग बताई बेटी को मारने की, वो सुनकर आप हर कोई दंग रह जाएगा। यकीन नहीं है आप हैवान पिता की कहानी सुनकर जब दांतों तले उंगली दबा लेंगे। इतनी प्लानिंग से उसने सब कुछ कांड कर दिए। तो चलिए जानते हैं पूरे घटनाक्रम को, शुरू से लेकर आखिरी तक इसने कांड को कैसे अंजाम। आदाब, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी दोस्त वीडियो को देख रहे हैं वह कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम वगैरह अच्छे से वहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि अगली वीडियो में आपका नाम हम ले सकें। मैं छोटू भैया, आज की जो सच्ची घटना आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले की, और वहीं का मुनसारी थाना है और उसी थाने का एक गांव पड़ता है डुमकी गांव की वह रहने वाले रहते हैं। और मिथुन कुमार, जिसकी उम्र 24 साल महज थी, जो वही गांव का पार्षद का बेटा था। और मिथुन कुमार की जो प्रेम कहानी चल रही थी दूसरे पार्षद जिसका नाम नरेश पंडित था, उसकी बेटी पंडित के साथ चल रही होती है। 2-3 साल पहले जो प्रेम कहानी थी, और साथ साथ दोनों हर रोज़ घंटों बातचीत किया करते थे। लेकिन 25 अप्रैल से मिथुन बड़ा परेशान चल रहा था। अब 30 अप्रैल आ चुकी थी और उसी परेशानी की वजह थी कि मिथुन की जो 5 दिन पहले अपनी प्रेमिका से कोई बात नहीं हुई थी, 5 दिन पहले से प्रेमिका का फ़ोन बंद था और मिथुन पूरे गांव में इधर उधर घूम रहा था। हर लोगों से बात कर रहा था कि आखिरकार उसकी जो प्रेमिका चित्रा, उसको किसी ने देखा हो। वो जो मिथुन की प्रेमिका जो पड़ोसी उसके दोस्त थे वो बताते हैं कि वह घर पे नहीं है, और जो मिथुन उसकी प्रेमिका थी वह उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। मतलब एक दिन उसकी प्रेमिका उसके बिना नहीं रह पाती थी, क्योंकि एक महीना पहले ही वे दोनों घर से भागे थे और भागने के बाद वापस आ गए। शादी करने के लिए भागे थे लेकिन वापस आ गए। अब मिथुन बड़ा परेशान था, गांव में इधर उधर घूमता है, हर किसी से पता करने की कोशिश करता है। जिस दिन चित्रा गायब हुई थी, मिथुन को पता चलता है कि उस दिन पिता ने एक पार्टी का प्रोग्राम रखा था, उस पार्टी के प्रोग्राम के बाद ही गायब हो गई थी। यह बात तो गांव की है। जो चौकीदार जो होता है अनिल कुमार, उसको बताता है कि बोलता है कि नरेश की जो बेटी है मेरी प्रेमिका, पूरे तरीके से वह गायब हो चुकी है। उसको लगता है कि नरेश ने अपनी बेटी को मार दिया है, ख़त्म कर दिया है, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। जब यह बात चौकीदारी को पता चलती है तो वह चौकीदारी दिमाग घुमाता है और सोचने और विचार करता है क्या 25 अप्रैल को एक पार्टी रखी गई है, और पार्टी रखने का कोई मकसद नहीं था, सिर्फ ऐसे ही पार्टी रखी गई थी। गांव के लोग और रिश्तेदार बुलाया गया था और जो चिकन वगैरह वहाँ बनता था और बहुत ज़्यादा डीजे बजाया जा रहा था। इस बात पर सोचकर जो चौकीदार अनिल कुमार था उसको शक होता है और फ़ौरन वह मुनसारी थाने के इंचार्ज जो कोतवाली के होते हैं फ़ोन करता है, और ऐसी बात है साहब, एक दिन पहले जो लड़की भागी थी अब वह 5 दिनों से गायब है। उसके जो प्रेमी ने सब जगह ढूंढ लिया है लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है। और जहाँ तक अंदाज है कि जो अंदाज यह है कि चित्रा की जो उसके पिता ने हत्या कर दी है, शक वही वाली बात है। पार्टी से जब कोई कोतवाली साहब जब यह बात को सुनते हैं तो कोतवाली साहब को यह
बता चलती है, आज वो 1 महीना पहले ही मार्च में खुद कोतवाली साहब ने पार्षद की बेटी को वापस लौटाया था। अब बेटी गायब है तो फौरन जो कोतवाली साहब थे घर पहुंच जाते हैं। थाने से निकलने के बाद नरेंद्र पंडित के घर पहुंचते हैं और नरेंद्र पंडित से बोलते हैं कि आपकी जो बेटी चित्रा है वह कहाँ है। जब इस पिता से सवाल पूछा जाता है तो पिता घबरा जाता है और पिता बोलता है कि वह रिश्तेदार के यहाँ गई है। कोतवाली जो साहब बोलते हैं कि ऐसा करो, अपनी बेटी को फ़ोन करो और अपनी बात बताओ। और जब पिता अब घबरा जाता है और कुछ ही रिश्तेदार को यहाँ फेक कॉल करता है, झूठ बोलता लगता है और बोलता है कि कहाँ पर है बेटी। और फिर कोतवाली साहब से बोलता है कि बेटी बाज़ार गई हुई है, थोड़ी देर बाद वह आ जाएगी, मैं आपकी बात करवा दूंगा। साहब क्या बात है, आप मेरे पास आए हैं, क्या मतलब है। कोतवाली जो साहब होते हैं वो पूछते हैं कि कुछ तो नहीं मतलब है, हमें सिर्फ आपकी बेटी से बात करनी है, कितनी देर में आएगी, उसका नंबर होगा, फ़ोन वगैरह होगा, कहाँ पर है, किस जगह पर है, हमें लोकेशन बताओ, हमारी वीडियो कॉल करवाओ और फिर हम फ़ोन पर बात करेंगे। और लोग जब इतने सारे सवाल जवाब नरेंद्र पंडित से, भाई पार्षद है, उसके किए जाते हैं तो नरेंद्र जो पंडित घबरा जाता है और घबराहट से पसीना गिर जाता है। और इसे देखकर कोतवाली साहब को शक हो जाता है। फ़ौरन नरेंद्र जो पंडित होता है उसको हिरासत में ले लेते हैं और उसके बाद परिवार और उसके लोगों को हिरासत में पुलिस ले लेती है और फिर थाने ले जाकर पता करती है आखिरकार नरेश पंडित जो होता है, नरेश पंडित की बेटी कहाँ पर है। नरेश पंडित जो एड्रेस दिया था वह पुलिस पहुँचती है, वहाँ पता करती है, फ़ोन करके जो पता चलता है वहाँ पर वो एक बेटी नहीं है। फिर जब शक्ति से पूछताछ की जाती है, जो नरेश पंडित होता है उससे नरेश पंडित टूट जाता है और वह रोने लगता है ज़ोर ज़ोर से और अपनी बेटी को ख़त्म कर दिया है। यह सुनते ही पुलिस वालों की पैरों के तले की ज़मीन खिसक जाए। जिस बेटी को 1 महीना पहले नरेश पंडित ने हाथ में दिया था और जिस बेटी को नरेश पंडित 1 महीना पहले नहा धोकर ढूंढने निकले हुए थे और जिस बेटी के लिए इसी थाने में बैठकर 1 महीना पहले नरेश पंडित रोया था, उस बेटी को मार दिया। और कैसे मार दिया, कहाँ लाश है, जब यह सवाल किया जाता है तो नरेश पंडित बताता है कि लाश तो नहीं है, लेकिन जो राख है उसकी राख को हमने नदी में बहा दिया। पूरा मामला ख़त्म हो गया। जब और शक्ति से पूछताछ की जाती है, नरेश पंडित शुरू से कहानी बताता है और बताता है कि हमने अपनी बेटी को बड़े नाम से पाल सवार बड़ा किया और अच्छे स्कूल में उसको पढ़ाया और वो बड़ी हो चुकी थी। और कुछ साल पहले हमें पता चला कि उसकी प्रेम कहानी जो दूसरे पार्षद है उसके बेटे अनिल मिथुन के साथ चल रही है। और जब मुझे पता चला, क्योंकि हमारी कास्ट दोनों की अलग अलग है, हमें अपनी बेटी को समझाते हैं और बुझाते हैं, बोलते हैं कि वह मिथुन से बात करना बंद कर दे, लेकिन जो बातचीत बंद नहीं करती है। यह सिलसिला बार बार चलता रहता है। दोनों की फ़ोन कॉल पर बातचीत हुआ करती थी, छोरी चुप्पे बात किया करते थे। जब मुझे पता चलती है तो मैं अपनी बेटी को डांटता चिल्लाता, लेकिन बेटी और मिथुन पर कोई फ़र्क नहीं था। ये घबरा कर इनसे 1 महीना पहले 10 मार्च को बेटी घर से निकलती है और मिथुन के साथ फरार हो जाती है। फिर हमें लोग थाने में आते हैं और साहब हमें बोलते हैं कि आसपास जो तमाम रिश्तेदार होते हैं और फिर राशियाँ दी जाती है, बेटी को ढूंढ लाएंगे। आखिरकार जो बेटी होती है उसको ढूंढ कर लिया जाता है और हमें सौंप दिया जाता है। मैं अपनी बेटी को लेकर बहुत अच्छे से अपनी बेटी को समझाया कि अब वह मिथुन से बातचीत करना छोड़ दे और उसकी कास्ट में भी अच्छी जगह से शादी करा देंगे, लेकिन बेटी होती है मानने को तैयार नहीं थी और वापस घर जाने के बाद भी मिथुन से रोज़ाना फ़ोन कॉल पर बातचीत किया करती थी। और जब वह मुझसे और मेरी पत्नी से मुंह चलाने लगती, बहस करने लगती थी, ये बात हमें बड़ी बुरी लगती थी। हमारा दिल दुखता था। हम उसे रोज़ाना बातचीत किया करते थे और ये देखते थे। फिर इस बात से मेरे दिमाग में एक प्लानिंग आती है। मैं फैसला करता हूँ कि अब मैं अपनी बेटी को ख़त्म कर दूँगा और ख़त्म ऐसे करूँगा जैसे मैं पकड़ा ना जाऊँ। और उस प्लानिंग में मैं अपने 4 दोस्तों को लेता हूँ, अपनी पत्नी को लेता हूँ और प्लानिंग में लाने के बाद फिर हम एक प्रोग्राम रखते हैं। 24 अप्रैल को मैं घर में एक पार्टी रखता हूं और लोग पूछते हैं कि पार्टी किस बात की है, तो हम बता देंगे कि बस ऐसे ही एनिवर्सरी की पार्टी है। हम नहीं मना पाए थे और हमने ऐसी पार्टी रखी है, बनी तुम आ जाना। गांव में लोग बुलाते हैं, रिश्तेदार को बुलाते हैं और पार्टी हमने इसीलिए रखी थी कि हमने जो प्लानिंग में सारी चीज़ें शामिल की थी और घर में पकवान बनाते हैं, उनकी जो खुशबू दूर दूर तक जाती है और डीजे बजाते हैं और जिससे किसी को चीखने की आवाज़ बाहर नहीं जाती। बेटी नादान थी, मतलब बेटी अनजान थी कि हम लोग क्या कर रहे हैं। बेटी को भी हम अपने नए कपड़े पहनाते हैं, उससे अच्छे से बातचीत करते हैं
और जब नीचे पार्टी चल रही होती है और 24 अप्रैल की रात उसी टाइम पर जब मैं कमरे से जाकर देखता हूं तो बेटी फ़ोन पर बातचीत कर रही थी और मैं अंदर जाकर उसका फ़ोन छीनता हूं, उसको मारता हूं। बेटी चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन आवाज़ कैसे बाहर जाती है क्योंकि बाहर डीजे बज रहा था। और मैं जब बाहर जाकर डीजे की आवाज़ और तेज़ करवा देता हूं और फिर मैं अपने 4 दोस्तों को ऊपर लेकर आता हूं और मेरी पत्नी भी ऊपर आती है और फिर हम बेटी को खूब मारते हैं और खूब अपने अंदर का गुस्सा निकालते हैं और उसकी गला दबाकर उसको ख़त्म कर देते हैं। और ख़त्म करने के बाद हमने एक तंदूर जो ऊपर लगा रखा था, क्योंकि हमने वह बोला था कि शादी हमारे घर की जो शादी का प्रोग्राम है, एक बड़ा सा तंदूर आता है जिसमें कुछ चीज़ें हमें बनी हो चाहती है कि चिकन वगैरह उसमें बना सकते हैं, और उस तंदूर को हमने ऊपर लगा दिया। मिट्टी का जो तंदूर था उसमें बेटी को फिर टुकड़े टुकड़े करना शुरू करते हैं और पहले टुकड़ा करते हैं और हमें हाथ काटते हैं और फिर तुरंत हम डाल देते हैं। तंदूर की आंच बहुत ज़्यादा कर देते हैं और फिर जो गोश्त वगैरह मतलब जो बेटी का गोश्त था उसको जलाने की खुशबू जाती है तो बाहर निकलने वाले लोग समझ नहीं पाते क्योंकि नीचे पार्टी चल रही थी। और फिर ऐसा ही करते रहे हम, बेटी के सारे टुकड़े कर तुरंत तंदूर के अंदर डाल देते हैं और फिर राख बना देते हैं। आखिर में जो राख मतलब रात भर जो यही करते हैं और हमारी पत्नी जो इस चीज़ में मेरा साथ देती है, और जब हम राख बन जाती तो उसको भरते हैं और फिर पास में के नदी में जाकर फेंक देते हैं। हम बड़े परेशान थे, हमारे पास रास्ता नहीं था। जब पुलिस यह बात सुनती तो पिता ने पत्नी के साथ मिलकर टुकड़े कर दिए और उसने तंदूर में डालकर पका दिया। फ़ौरन टीम रवाना होती है, फॉरेंसिक टीम और तमाम टीमें पहुंचती है, वहां सैंपल लेती है और नदी पर पहुंच जाती है और हो सकता है कि राख मिल सके। तब तंदूर की जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि सच में पिता ने टुकड़े किए थे और उसको जला दिए हैं। 4 आरोपी थे और फरार थे। पिता और पत्नी और माँ दोनों को ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया, कोर्ट में पेश किया गया। वहाँ दोनों को जो उठाकर जेल में भेज दिया गया है। लेकिन उससे पहले जो माँ थी ये बोल रही थी कि जो बेटी खुद अपने आप को ख़त्म कर लिया था और फिर हमने लाश को छिपाने के लिए तंदूर में डालकर उसको राख बना दिया और फिर अस्थियां उसकी बहा दी। लेकिन ऐसा नहीं था। पिता और मां ने खुद को जानबूझकर यह प्लानिंग षड्यंत्र रचा और अपनी बेटी को ख़त्म कर दिया। इस घटना के बाद गांव के अंदर एक भय और माहौल बन गया और लोग इसके पर यकीन नहीं कर रहे थे। भला एक पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? उसके टुकड़े करने के बाद फिर उसको यकीन नहीं हुआ और ऐसा हो सकता है। इस घटना पर क्या बोलना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये तो घटना दोस्तों सुनाना किसी को दिल को आहत पहुंचाना नहीं, किसी के दिल को ठोस पहुंचाना नहीं। यह घटनाक्रम सुनाना आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना, ताकि इस तरह की घटना आप पास के जो घटित होती है इससे सचेत रहें।